The 10 Faces of Innovation. Strategies for Heightening Creativity. Book by Tom Kelly. Introduction. क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी मीटिंग में आपने कोई आइडिया सजेस्ट किया हो लेकिन किसी ने उसे ये बोलकर रिजेक्ट कर दिया कि ये आइडिया तो काम ही नहीं करेगा? कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अक्सर बहुत सी कंपनीज किसी नए आइडिया को बहुत जल्दी रिजेक्ट कर देते हैं और यही चीज़ उन्हें इनोवेटिव होने से रोकती है। आप चाहे जो भी बेचे, आपको अपने काम में इनोवेटिव होना ही पड़ेगा। इनोवेशन ही आपको कॉम्पिटिटिव और सक्सेसफुल बने रहने में हेल्प करेगा। लेकिन एक कंपनी को इनोवेटिव होने के लिए क्या करना होता है? आप कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन को एनकरेज करोगे? इस बुक के ऑथर टॉम केली की माने तो कंपनियों और लोगों को ये अपनी इमेजिनेशन, विल पावर और अटलता से कर सकते हैं। इनोवेशन के कई फॉर्म हैं और ये किसी भी तरीके से अचीव की जा सकती है। इस समरी में टॉम अपने रीडर्स को बताते हैं कि ये फॉर्म या रोल किस तरह के हैं। ये उन्हें पर्सोनास कहकर बुलाते हैं। द 10 फेसेस ऑफ इनोवेशन या 10 पर्सोनास है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एक्सपेरिमेंटर, क्रॉस पॉलिनेटर, हर्डलर, डायरेक्टर, एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट, सेट डिजाइनर, स्टोरी टेलर और केयर गिवर। हम इन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे। जब आप एक टीम बनाएंगे तो आप इन रोल्स के लिए 10 अलग अलग लोगों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें ये समझने की ज़रूरत है इनोवेशन के ये अलग अलग रोल्स आखिर क्या करते हैं। उन्हें समझने से आपको उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में और भी बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने में आसानी होगी। द 10 फेसेस ऑफ इनोवेशन का मतलब है कि कैसे लोग और टीम क्रिएटिव बनने के लिए टेक्निक को अप्लाई करते हैं। ये किसी भी बिजनेस के लिए नई स्ट्रेटेजी और ऑपरेशन को डेवलप करने में कामयाब होने के लिए इम्पोर्टेंट है। द एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक क्यूरियस इंसान होता है। ये लोग बड़े ऑब्जर्विंग नेचर के होते हैं जो प्रॉब्लम को तुरंत नोट कर लेते हैं। ये प्रॉब्लम को अलग एंगल या नजरिए से देखने में माहिर होते हैं, जिससे उन्हें प्रॉब्लम का एक यूनिक सॉल्यूशन निकालने में हेल्प मिलती है। आइडियो में कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट सोशल साइंस में ट्रेंड होते हैं। इनके अंदर इंट्यूशन और ऑब्जर्वेशन की यूनिक स्किल्स होती है। ज्यादातर लोग सिचुएशन को कॉमन सेंस के नजरिए देखते हैं, लेकिन एंथ्रोपोलॉजिस्ट उसे मल्टीपल एंगल से देख रहे होते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट की सोच टिपिकल से हटकर होती है, इसलिए ये हमेशा प्रॉब्लम को अलग तरीके से देखते और सोचते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट आमतौर पर वुजाडी एक्सपीरियंस करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये वुजाडे क्या है? आपने डेजा वू तो सुना होगा, यानी एक ऐसी सिचुएशन जहां आपको फील होता है कि आप किसी सिचुएशन या फीलिंग को पास्ट में भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, या यूं कहे कि आपको लगता है कि ये मेरे साथ पहले हो चुका है। वुजाडे इसका अपोजिट है, यानी किसी चीज़ या सिचुएशन के लिए ऐसा फील करना जैसे वो आपके साथ पहली बार हो रहा है, जबकि वो चीज़ पहले भी आपके साथ हो चुकी होती है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट इस आर्ट में माहिर होते हैं। वो हर प्रॉब्लम जैसे कस्टमर्स की ज़रूरतों को एक फ्रेश नज़रिए से देखते हैं, यानी हर प्रॉब्लम में एक नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं। जो दूसरों को नहीं दिखता, इन्हें दिख जाता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट के अंदर ऑब्जर्व करने का जो इनोवेटिव तरीका होता है, वही इनका सबसे बड़ा सीक्रेट है। इसी वजह से ये एकदम फ्रेश और इंटेलिजेंट ऑब्जर्वेशन कर पाते हैं। इस तरह उन्हें वो भी दिख जाता है जो ज़्यादातर लोग देख नहीं पाते। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो किसी हॉस्पिटल में पेशेंट्स को और ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिले, इसके लिए आपको एक सर्वे रिपोर्ट तैयार करना है। तो इसका एक कॉमन सॉल्यूशन ये होगा कि हम हॉस्पिटल स्टाफ और पेशेंट्स का इंटरव्यू ले आप एक सर्वे फॉर्म भी भेज सकते हैं। रोशी ग्वेची आईडीओ की टीम मेंबर थी जिनके माइंड में टिपिकल तरीकों से कुछ हटकर करने का ख्याल आया। वो परमिशन लेकर एक पेशेंट के हॉस्पिटल रूम में कैमरा लेकर गई और वहां जो कुछ उस पेशेंट के साथ हो रहा था, सब कुछ अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। वो पेशेंट हिप रिप्लेसमेंट ऑपरेशन के लिए एडमिट हुआ था। रोशी पूरे 48 घंटे तक सारा प्रोसीजर रिकॉर्ड करती रही। सर्वे से उन्हें शायद इतनी जानकारी ना मिल पाती जितनी कि इस एक्सपीरियंस से मिली थी। बगलिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट का एक सिग्नेचर टूल है। ये लोग रिकॉर्ड कीपर होते हैं। ये हर चीज़ को पहले ऑब्जर्व करते हैं और फिर नोट्स लिखते हैं कि उन्हें वो प्रॉब्लम कैसे फिक्स करनी है।
आईडीईओ में इन नोट्स को बग लिस्ट कहा जाता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑब्जर्व कर लेते हैं कि लोग किसी चीज को लेकर कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे कोई मान लो कोई प्रोडक्ट है। अब ये उनके लिए एक गेटवे बन गया कोई प्रॉब्लम सोल्व करने का। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने ऑब्जर्व किया कि आपके पोटेंशियल कस्टमर्स कैसे आपके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। आपने ऑब्जर्व किया कि कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट से ज्यादा किसी और का प्रोडक्ट पसंद करते हैं। जब आप इसकी वजह जानने की कोशिश करेंगे तो आपको कस्टमर्स की ऐसी ज़रूरतों के बारे में पता चलेगा जो आपका प्रोडक्ट पूरा नहीं कर पा रहा है, इसलिए कस्टमर्स कहीं और जा रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए नए आइडिया को ट्रिगर करेगा और आप अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के नए तरीके सोचने लगोगे। द एक्सपेरिमेंटर। जब हम इनोवेटर के बारे में सोचते हैं तो ज़्यादातर लोगों को एक्सपेरिमेंटर का ख्याल आता है। ये एक गलतफहमी है कि ये लोग जीनियस होते हैं। जरूरी नहीं है कि एक्सपेरिमेंटर्स सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हों। हालांकि ये लोग पैशनेट, क्यूरियस और ओपन माइंडेड तो जरूर होते हैं। एक्सपेरिमेंटर्स वो लोग होते हैं जो एक टाइम में अलग अलग चीजें करना पसंद करते हैं। अगर सामने कोई प्रॉब्लम हो तो इनके माइंड में उसे सोल्व करने के कई आइडिया आते हैं और ये लोग अपने काम को और भी इफेक्टिव और तेजी से करने के अलग अलग तरीके ढूंढ लेते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक्सपेरिमेंटर्स को ग्रुप में काम करना पसंद होता है, क्योंकि ये हर टाइप के लोगों के साथ एडजस्ट हो जाते हैं और सॉल्यूशन निकालने के लिए सबकी सलाह लेते हैं। ये सिर्फ अपने कलीग्स के साथ ही काम नहीं करते बल्कि अपने कस्टमर्स, पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स से भी जुड़े रहते हैं। किसी प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो ये हर तरह के स्टेक होल्डर्स के साथ कोलैबोरेट कर लेते हैं। स्टेक होल्डर्स एक्सपेरिमेंटर्स के इन्फॉर्मेशन के सोर्स की तरह होते हैं, जिससे इन्हें यूजफुल नॉलेज मिलती है जो उन्हें प्रोटोटाइप को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। प्रोटोटाइप का मतलब है किसी प्रोडक्ट या चीज का पहला मॉडल। आप नोटिस करोगे कि एक्सपेरिमेंटर्स को अपने आइडिया एक्सप्रेस करना पसंद होता है, जिन्हें वो स्केच, मॉडल या वीडियो के मीडियम से प्रेजेंट करते हैं। जब तक ये खुद सैटिस्फाई नहीं हो जाते, ये अलग अलग प्रोटोटाइप बनाते रहते हैं, यानी ये लोग फेलियर से डरते नहीं हैं। अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेरिमेंटर्स को सपोर्ट करने का बेस्ट तरीका यही होगा कि आप परफेक्शन के पीछे ना भागे। एक्सपेरिमेंटर्स जल्दी जल्दी काम करना पसंद करते हैं। ये कई प्रोटोटाइप्स बनाते हैं और इनका हर प्रोटोटाइप लास्ट वाले से बेटर होता है। ये ऐसे माहौल में बेस्ट परफॉर्म करते हैं जहां मैनेजर्स और क्लाइंट्स शुरुआत में ही परफेक्शन की डिमांड ना करें। इसके लिए इन्हें अपने मैनेजर्स और क्लाइंट्स का भरोसा जीतना पड़ता है। इन्हें फेलियर का डर निराश तो कर सकता है पर रोक नहीं सकता। एक्सपेरिमेंटर्स के बगैर आइडिया जनरेशन और प्रोटोटाइपिंग काफ़ी स्लो हो जाएंगी। क्लाइंट्स और लीडर्स को ये भरोसा होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंटर्स एंड में सब ठीक कर देंगे। बस उन्हें अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए आपके फीडबैक और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। द क्रॉस पॉलिनेटर। क्रॉस पॉलिनेटर ऐसी दो चीज़ों के बीच कनेक्शन बना सकते हैं जो एकदम अलग हो। ये एक आइडिया को दूसरे आइडिया पर अप्लाई करते हैं, जिससे एक इनोवेटिव ब्रेक थ्रू निकल कर आता है। क्रॉस पॉलिनेटर मल्टीपल इंटरेस्ट वाले होते हैं। इन्हें सीखना और दूसरों को सिखाना पसंद होता है। अक्सर अपनी नॉलेज की वजह से ही इन्हें कोई आइडिया आता है, फिर उस इन्फॉर्मेशन को ये अपने कलीग्स के साथ शेयर करते हैं। क्रॉस पॉलिनेटर अपनी ऑब्जर्वेशन और नॉलेज का नोट्स बनाकर रख लेते हैं। इनके और एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बीच ये एक कॉमन क्वालिटी है। क्रॉस पॉलिनेटर मल्टीपल स्ट्रेंथ्स और इंटरेस्ट को कंबाइन करके कुछ नया डेवलप करना पसंद करते हैं। ये लोग चीज़ों के बीच ऐसे डिफरेंस और पैटर्न्स को देख सकते हैं जो बाकियों को नज़र नहीं आते। कॉर्पोरेट वर्ल्ड की अगर बात करें तो क्रॉस पॉलिनेटर आइडियाज शेयर और ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये लोग टेक्निकल लैब की फाइंडिंग्स को आसानी से समझ आने वाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देते हैं जो सबको समझ आ सके। अपनी नॉलेज दूसरों से शेयर करने के लिए ये दूर दूर तक ट्रेवल करते हैं। क्रॉस पॉलिनेटर का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कीबोर्ड में पियानो का एप्लीकेशन। किसी ने पियानो कीज की सेम टेक्नोलॉजी मैनुअल टाइपराइटर में अप्लाई कर दी। टाइम के साथ टाइपराइटर भी इम्प्रूव होते होते आज के इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड बन गए हैं। क्यूरियोसिटी और खुली सोच ये दो चीज़ें हैं जो क्रॉस पॉलिनेटर को नए नए आइडिया देती है।
अब जैसे मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी प्रॉक्टर और गैम्बल को ही ले लो, ये भी न्यू और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स डेवलप करने के लिए क्रॉस पॉलिनेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए P&G ने अपनी व्हाइटनिंग एजेंट्स की नॉलेज को लॉन्ड्री से ओरल हाइजीन में अप्लाई दिया। नतीजा ये निकला कि उन्होंने ओरल केयर यूनिट के लिए एक नया प्रोडक्ट क्रेस्ट व्हाइट स्ट्रिप्स डेवलप किया। क्रेस्ट व्हाइट स्ट्रिप्स व्हाइटनिंग फिल्म स्ट्रिप्स होती है जिन्हें आप अपने दांतों पर अप्लाई कर सकते हो। ये दांतों को सफ़ेद बनाने के लिए बड़े इजीली और सेफली यूज़ किए जा सकते हैं। ये आपको दांतों से दाग हटाकर करके उन्हें ब्राइट बनाते हैं। प्रॉक्टर और गैम्बल हर साल $200 मिलियन से ज़्यादा तो सिर्फ अपना यही प्रोडक्ट बेचकर कमा लेता है। अब सवाल ये है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रॉस पॉलिनेटर को कैसे बढ़ावा दिया जाए। तो ये कुछ स्टेप्स है जो आप ट्राई कर सकते हो जो IDEO भी अपनी कंपनी में यूज़ करता है। सबसे पहले तो शो एंड टेल का मेथड आता है। आप मीटिंग्स के दौरान लोगों को अपने इनसाइट्स और नई टेक्नोलॉजी की नॉलेज शेयर करने के लिए शो एंड टेल यूज़ कर सकते हैं। ये छोटे ग्रुप्स में आप फेस टू फेस कर सकते हो। इस मेथड को आप इलेक्ट्रॉनिकली भी यूज़ कर सकते हो। लोग अपने इनपुट्स ईमेल के जरिए भी शेयर कर सकते हैं। IDEO में एक आर्काइव है टेक बॉक्स के नाम से। ये लोग यहाँ नई टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी सैकड़ों इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं। कोई भी जिसे किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हुए कोई आइडिया चाहिए, इस आर्काइव में आइडिया सर्च कर सकता है। दूसरा, अलग अलग बैकग्राउंड से लोगों को हायर करो। इससे आपके पास टैलेंट की कमी नहीं रहेगी और आपको और ज़्यादा आइडिया मिलते रहेंगे, जिससे आपकी कंपनी को और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि इससे आपकी कंपनी की कैपेबिलिटी बढ़ेगी। तीसरा, एक फिजिकल एनवायरनमेंट रखो जो लोगों को इफ़ेक्टिवली काम करने में हेल्प कर सके। अगर आप क्रॉस पॉलिनेशन चाहते हैं तो लोगों को स्पेस देकर इस काम को ईजी बनाएं। उन्हें प्रोजेक्ट रूम्स प्रोवाइड करें। ऐसे स्पेस प्रोवाइड करें जहां लोग मीटिंग कर सके, आपस में डिस्कस कर सके और साथ मिलकर नए नए आइडियाज़ क्रिएट कर सके। चौथा, क्रॉस कल्चर और जियोग्राफी। अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करें। नए नज़रिए अपनाकर क्रॉस पोलिनेट करना और भी इजी हो जाता है। पांचवा, वीकली नो हाउ स्पीकर सीरीज होस्ट करे। हर वीक एक एक्सपर्ट को इनवाइट करे जो किसी टॉपिक पर अपने थॉट्स शेयर करे। जैसे IDEO स्नैप जजमेंट पर बात करने के लिए मैल्कॉम ग्लैडवेल जैसे एक्सपर्ट को इनवाइट कर चुका है। उन्होंने जेफ हॉकिंस को भी इनवाइट किया था हाउ ह्यूमन ब्रेन वर्क्स टॉपिक पर बात करने के लिए। इसके अलावा दूसरी इंडस्ट्री के अलग अलग आइडिया की नॉलेज रखना भी क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एक अच्छी चीज़ है। छठा, विजिटर्स से सीखो। जैसे हम एक्सपर्ट्स से सीखते हैं वैसे ही क्लाइंट्स से भी सीखने की कोशिश करो। उनसे उनकी इंडस्ट्री, कंपनी और नज़रिए के बारे में जानने की कोशिश करो क्योंकि सीखने के लिए आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा। आप उनसे वो सब सीख सकते हैं जो वो ऑलरेडी कर चुके हैं और उसे अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट में हम कहेंगे हमेशा डाइवर्स यानी अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम करो। अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करो। इससे आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर क्रॉस पोलिनेट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्रॉस पोलिनेटिंग इत्तेफाक से हुई मुलाकात को मैक्सिमाइज करने और समझने का तरीका है। इन्हें आप आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसलिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रॉस पोलिनेशन को एनकरेज करने की कोशिश करें जो आपकी कंपनी को और भी सक्सेसफुल बनाएगा। द हर्डलर प्रॉब्लम सोल्वर होने के साथ साथ फ्लेक्सिबल और मजबूत भी होते हैं। हर्डलर्स कभी कुछ नया ट्राई करने से डरते नहीं हैं। ऐसी कोई रुकावट नहीं है जो इनका रास्ता रोक सके। ये हर हाल में ऑप्टिमिस्टिक बने रहते हैं और लगातार अटलता के साथ डटे रहते हैं, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। अगर एक अप्रोच काम ना करे तो ये दोबारा ट्राई करते हैं, लेकिन अलग तरीके से ट्राई करते हैं। इस पार्ट में हर्डलर्स को हम थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंटर्स की तरह समझ सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लेक्सस से ले सकते हैं, जब इस कंपनी ने एक असली हर्डलर की तरह अपनी प्रॉब्लम को ही अपॉर्चुनिटी में बदल डाला था। US में टोयोटा के लेक्सस को लॉन्च करने के बाद कंपनी ने देखा कि उनकी कार के साथ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। ये एक पोटेंशियल रिकॉल प्रॉब्लम थी। टोयोटा को अपने सारे लेक्सस यूनिट्स वापस लेने पड़े जो खरीदे गए थे।
एक नए ब्रांड की इमेज के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। शुरुआत में फेल होने से किसी भी नए ब्रांड की रेपुटेशन को बेहद नुकसान पहुंचता है, क्योंकि कस्टमर्स पर उनका फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब पड़ जाता है। यहाँ टिपिकल सॉल्यूशन ये निकलता है कि इस प्रॉब्लम को दबा दिया जाए। लेक्सस चाहता तो अपनी गाड़ियों की इस टेक्निकल प्रॉब्लम को पब्लिक से छुपा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बदले कंपनी ने ये स्टेप लिया कि जितनी भी लेक्सस कार उन्होंने पूरे देश में बेची थी, सबके ओनर को कांटेक्ट किया और बताया कि उनकी कार में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। कंपनी ने हर लेक्सस ओनर के घर अपने टेक्नीशियन भेजे ताकि ओनर्स को खुद कार ठीक ना करवानी पड़े। कंपनी के टेक्नीशियन हर लेक्सस ओनर के घर गए और उनकी कार चेक की, और जहां जरूरत थी वहां गाड़ी रिपेयर भी किया। हालांकि इसमें कंपनी का अच्छा खासा पैसा खर्च हुआ, पर ऐसा कदम आज तक किसी कार कंपनी ने नहीं उठाया था। कस्टमर्स ने कंपनी का कमिटमेंट लेवल देखा और बड़े इम्प्रेस्ड हुए। कंपनी के इस हाई सर्विस देने के डिसीजन ने उन्हें एक ब्रांड बनाने में हेल्प की। आज भी ये कंपनी अपनी कस्टमर सर्विस रेपुटेशन को बरकरार रखे हुए है। द कोलैबोरेटर। कोलैबोरेटर वो लोग होते हैं जो सबको साथ लेकर चलते हैं। ये टीम बनाते हैं और उसके मेंबर को गोल्स अचीव करने के लिए एनकरेज करते हैं। कोलैबोरेटर को आप कोच की तरह समझ सकते हो, जो अपनी टीम के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं कि हाँ, तुम अपना बेस्ट दे सकते हो, तुम ये गोल अचीव कर सकते हो। कोलैबोरेटर कोई स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट नहीं होते, बल्कि उनकी सबसे बड़ी स्किल होती है ग्रुप क्रिएट करना और लोगों को साथ लेकर चलना। ये किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपने टीम मेंबर को अपने बेस्ट आइडियाज देने के लिए मोटिवेट करते हैं। इनके अंदर लोगों का टैलेंट बाहर निकालने की खूबी होती है, जिससे कि टीम में सबका टैलेंट निखर कर सामने आए। फूड कंपनी और ग्रोसरी स्टोर चेन्स इनोवेटिव बिजनेस कोलैबोरेशन का एक बढ़िया एग्जाम्पल है। अब जैसे ग्रोसरी चेन क्राफ्ट फूड्स एंड सेफवे का ही एग्जाम्पल ले लो। ये लोग एक टिपिकल वेंडर रिटेलर अरेंजमेंट के हिसाब से काम करते थे। फिर क्राफ्ट के सप्लाई चेन डायरेक्टर रॉन वोल्प ने चीज़ों को बेटर बनाने के बारे में सोचा। रॉन को सप्लाई चेन से रिलेटेड कुछ टिपिकल प्रॉब्लम हैंडल करने पड़ते थे, जैसे कि डिलीवरी ट्रक का टाइम पर ना पहुंचना, शिपमेंट मिक्सअप हो जाना और प्राइस की शिकायत वगैरह। तो उन्होंने सेफवे में अपने पार्टनर लिंडा नॉरग्रेन से इस बारे में डिस्कस किया। रॉन ने आइडिया दिया कि जो सप्लाई चेन प्रॉब्लम वो लोग फेस कर रहे हैं, उसे हैंडल करने के लिए उन लोगों को मिलकर कुछ करना चाहिए। इस प्रोजेक्ट के लिए आईडीईओ की हेल्प ली गई। क्राफ्ट और सेफवे के अंडर काम करने वाली टीमों ने सप्लाईज और ऑर्डर को कोऑर्डिनेट करने के लिए कुछ आइडियाज शेयर किए जो प्रोडक्ट वेस्टेज कम कर सकते थे। इससे सेफवे हमेशा सही अमाउंट में ऑर्डर करने लायक बन सकता था। उन्होंने ऐसा तरीका ढूंढा जिससे क्राफ्ट प्रोडक्ट्स को सेफवे डिलीवरी ट्रक्स के साथ स्ट्रीमलाइन किया जा सके। इस प्रोसेस को क्रॉस डॉकिंग कहा जाता है। इससे उनका प्रोडक्ट वेस्ट और हैंडलिंग कॉस्ट काफ़ी हद तक कम हो गया था। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही टाइम बाद उनके रेवेन्यू में 167% की बढ़ोतरी हो गई। ये हमें बिजनेस में कोलैबोरेटिव एफर्ट की पावर के बारे में बताती है। द डायरेक्टर। डायरेक्टर वो लोग होते हैं जो बिहाइंड द सीन काम करते हैं। यही वो लोग होते हैं जो डॉट्स कनेक्ट करने का काम करते हैं। मूवी सेट पर यही लोग होते हैं जो बेस्ट सीन क्रिएट करते हैं, जो अपने एक्टर और एक्ट्रेस से बेस्ट परफॉर्मेंस निकलवाते हैं। चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या इंडस्ट्री, इनका काम सेम रहता है। डायरेक्टर वो लोग हैं जिनका काम ये पक्का करना है कि सब काम ठीक से चलता रहे। ये लोग आमतौर पर हर प्रोजेक्ट को लीड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आईडीईओ को एक बार एक डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला जिनका नाम था आईवी रॉस। आईवी एक टॉय कंपनी मैटल में प्लैटिपस नाम से एक प्रोजेक्ट लीड कर रही थी। इस कंपनी में आईवी ने एम्प्लॉइज के एक ग्रुप को इनोवेट करने में हेल्प की थी। एक दिन आईवी ने मैटल के सारे बेस्ट डिजाइनर्स और प्रोजेक्ट लीडर्स को साथ लेकर एक टीम बना ली, जिससे कि सब एक साथ मिलकर ऑब्जर्विंग, प्रोटोटाइपिंग और बाकी दूसरी एक्टिविटीज कर सके। सारे सक्सेसफुल डायरेक्टर्स के अंदर ये 5 क्वालिटी कॉमन होते ही है। पहला, ये दूसरों को सेंटर में रखते हैं। डायरेक्टर खुद स्टार नहीं होते, बल्कि ये दूसरों को शाइन करने और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने में मदद करते हैं। डायरेक्टर को पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि उनके टीम मेंबर्स अपनी अपनी ड्यूटी से वाकिफ है। उन्हें पता होता है कि उनकी टीम मिलकर पूरा प्रोजेक्ट हैंडल कर लेगी।
दूसरी चीज, उन्हें नए प्रोजेक्ट्स पर काम करना पसंद होता है। डायरेक्टर जरूरत पड़ने पर हमेशा काम आते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। ये लोग टीम एफर्ट को वैल्यू करना जानते हैं और इंडिविजुअल एफर्ट को काफी अप्रिशिएट करते हैं। इनकी प्रायोरिटी होती है कि टीम साथ मिलकर काम करे क्योंकि ये जानते हैं कि प्रोजेक्ट की सफलता के लिए ये बेहद जरूरी है। तीसरी चीज, डायरेक्टर टफ से टफ चैलेंज लेने से नहीं डरते बल्कि टफ चैलेंज ही इन्हें ऊपर उठाते हैं। इन्हें पता होता है कि प्रोजेक्ट के दौरान चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, बजट गड़बड़ा सकता है, टाइट डेडलाइन सिर पर तलवार की तरह लटक सकती है या कई कई घंटे काम करना पड़ सकता है। लेकिन ये हर चैलेंज के लिए रेडी रहते हैं। इनसे कोई भी काम करवा लो, ये कभी मना नहीं करते। अपनी टीम को सपोर्ट करने की ये हर मुमकिन कोशिश करते हैं। चौथी चीज, डायरेक्टर अपनी टीम के लिए बड़े गोल सेट करते हुए चलते हैं। कई बार तो ये ऐसे गोल सेट करते हैं जो बड़े चैलेंजिंग या फिर एकदम ही इम्पॉसिबल लगते हैं। लेकिन डायरेक्टर ही वो लोग होते हैं जो इन गोल्स को अचीव करने के लिए खून पसीना तक एक कर देते हैं। अपने सपनों को हकीकत में कैसे बदलना है, ये कोई डायरेक्टर से सीखे। और लास्ट में, डायरेक्टर के पास मल्टीपल स्किल्स होती है। ये हमेशा इम्प्रूवाइज करने को तैयार रहते हैं। चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो, ये उसे हैंडल करने के लिए ये अलग अलग टेक्निक और रिसोर्सेज लगा देते हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि डायरेक्टर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को भी एक्सपेक्ट कर लेते हैं। द एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट। एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट का पूरा फोकस इस बात पर रहता है कि वो अपने कस्टमर्स को जितना हो सके उतना अच्छा एक्सपीरियंस दे पाएं। ये अपनी पांचों सेंसेस का मैक्सिमम यूज करते हैं ताकि कस्टमर्स खुश रहे। ये किसी भी जगह को डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल स्पेस का यूज करना भी इन्हें आता है। इनका काम सिर्फ फिजिकल लेवल तक लिमिटेड नहीं है। एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट कस्टमर्स को आपकी ऑर्गेनाइजेशन से पॉजिटिव तरीके से जोड़े रखने के लिए जो कुछ करना पड़े, वो करता है। यही चीज वो अपने एम्प्लॉइज के लिए भी करता है। इसके लिए ये प्रोडक्ट, सर्विस, इंटरैक्शन या इवेंट्स का यूज करते हैं। बेस्ट एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट अपनी एनर्जी यूज करने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाकर चलते हैं। कई बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाने के लिए सब कुछ कर सके। जैसे एक परफेक्ट फ़ोन का ही एग्जाम्पल ले लो, हो सकता है कि आपके फ़ोन में बेस्ट फीचर्स हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर कस्टमर इसे अफोर्ड कर पाए और यही इसका डाउन साइड होगा। इसलिए एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट उस चीज़ पर फोकस करेंगे जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। बिजनेस एक या दो पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके इस चीज़ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं जो उन्हें इम्प्रूव करने हैं। उसके बाद वो उन दो चीज़ों को अपने कॉम्पिटिटर्स से बेटर बनाने पर फोकस कर सकते हैं। ये ट्रिगर पॉइंट्स कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बिजनेस होटल चेन्स के ट्रिगर पॉइंट्स के बारे में सोचो। यहाँ ट्रिगर पॉइंट है बेड। आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर होटल चेन बेड जैसी इम्पोर्टेंट चीज को ही नजरअंदाज कर देते हैं। आमतौर पर ज्यादातर होटलों में सिर्फ पूल और स्पा जैसी फैसिलिटी पर ही फोकस किया जाता है, जबकि उन्हें ये पता होना चाहिए कि ज्यादातर लोगों को पूल और स्पा से भी ज्यादा रात में एक अच्छे और कंफर्टेबल बेड पर सोना पसंद होता है। वेस्टर्न होटल्स इसी पॉइंट पर खासतौर से फोकस करता है, इसलिए उनके यहाँ सिर्फ प्रीमियम क्वालिटी के बेड ही यूज किए जाते हैं। ये उनका ट्रिगर पॉइंट है। अगर कस्टमर्स को सोने के लिए प्रीमियम बेड मिल जाए तो वो शायद इस बात की परवाह नहीं करेगा कि बाथरूम पुराने स्टाइल का है या नए स्टाइल का। ज्यादातर बिजनेस ट्रेवलर्स किसी कॉन्फ्रेंस या मीटिंग में जाने से पहले रात में बढ़िया नींद लेना चाहते हैं, और बढ़िया नींद तभी आएगी जब बढ़िया बेड होगा। एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट कस्टमर्स के लिए पैकेजिंग को बेटर एक्सपीरियंस बनाने में भी हेल्प करते हैं। कई प्रोडक्ट अक्सर इनोवेशन में इसलिए स्लो होते हैं क्योंकि कंपनी जो है उसी में सेटिस्फाइड रहती है। लेकिन एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट कुछ ना कुछ नया बनाने का कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं। एक एग्जाम्पल है पेंट कैन का। पेंट कैन को पकड़ना मुश्किल होता है क्योंकि उनमें से काफी लिक्विड टपकता रहता है और धीरे धीरे इनके ढक्कन पर भी जंग लग जाता है। ये आपकी हर चीज को खराब कर सकता है जो आप पेंट कर रहे हो। कई दशकों से पेंट कैन का वही डिजाइन चला आ रहा था जो 1810 में था। पेंट कंपनियां भी वही टिन के कैन यूज करती आ रही थी। बीते कुछ सालों में कुछ कंपनियों ने पेंट कैन को रीइन्वेंट करने की कोशिश भी की, जिसमें से डच बॉय भी एक है।
इस कंपनी ने क्यूब शेप के प्लास्टिक पेंट कंटेनर बनाए। इस कंटेनर में पेंट को स्टोर, शिप, होल्ड, ओपन और पोर करना इजी था। डच बॉय ने लीकिंग को रोकने के लिए कैन में लगे ओपनिंग को भी इम्प्रूव किया। यहाँ पर पॉइंट ये है कि इस प्रॉब्लम को सोल्व करना मुश्किल नहीं था। कई बार हमें सिर्फ पहल करने और एक अच्छे डिजाइन की जरूरत होती है, और यही वो चीज है जिसमें एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट्स माहिर होते हैं। एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट्स प्रोडक्ट के आगे भी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये रिटेल स्टोर जैसे आइसक्रीम स्टोर में भी हेल्प कर सकते हैं। यूएस में आइसक्रीम स्टोर्स काफी कॉमन है। ज्यादातर लोग इसमें किसी खास इनोवेशन की जरूरत नहीं समझते, लेकिन बीते कुछ सालों में बड़े ब्रांड्स जैसे बास्किन रॉबिन्स और डेयरी क्वीन का बिजनेस काफी मंदा चल रहा था। हालांकि टेम्पे, एरिजोना में कोल्ड स्टोन क्रीमरी के साथ ऐसा कुछ नहीं था। कोल्ड स्टोन एक ऐसे स्टोर का एग्जाम्पल है जो आइसक्रीम के एक्सपीरियंस पर फोकस करता है। उनके लिए ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है जो वो बेचते हैं, बल्कि वो इसे एक एक्सपीरियंस बनाते हैं। कोल्ड स्टोन में आप खुद अपनी चॉइस का फ्लेवर और टॉपिंग चूज कर सकते हो और अपने सामने अपनी पसंद की आइसक्रीम बनते हुए देख सकते हो। ये एक्सपीरियंस किसी भी कस्टमर के लिए बेहद एक्साइटिंग होता है। बच्चे तो बच्चे, बड़ों को भी इसमें मजा आता है। उन्हें ऐसा फील होता है कि जो प्रोडक्ट वो खरीद रहे हैं उसे बनाने में उनका भी कुछ कंट्रीब्यूशन है। द सेट डिजाइनर। सेट डिजाइनर क्रिएटिव टीम के लिए आगे बढ़ने का एक माहौल तैयार करते हैं, और ऐसा करके वो एक इफेक्टिव वर्क कल्चर भी बिल्ड करते हैं। जो कंपनी अपने एम्प्लॉइज को उनके ऑफिस स्पेस का फ्रीडम देती है, उन्हें एनकरेज करती है। ये एक ऐसा कल्चर बनाते हैं जो मज़ेदार भी हो, वेलकमिंग भी और दिल खुश करने वाला भी। लेकिन अफसोस, कई कंपनियां वर्क एनवायरनमेंट कल्चर को उतनी अहमियत नहीं देते, जो उनकी सबसे बड़ी गलती है। ऑफिस आमतौर पर लोगों की सेंसेस को एंगेज रखने के लिए नहीं बनाए जाते, जिसका नतीजा ये होता है कि ज्यादातर लोग काम को बोझ समझते हैं और मन मारकर काम करते हैं। सेट डिजाइनर्स टीम्स के लिए कोलैबोरेटिव स्पेस क्रिएट करते हैं। ये प्राइवेट और कोलैबोरेटिव स्पेस को बैलेंस करके लोगों को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने में हेल्प करते हैं। ये एक ऐसा स्पेस क्रिएट करते हैं जहां लोगों को सोचने, काम करने और मूवमेंट की फ्रीडम मिले, यानी एक ऐसा माहौल तैयार किया जाता है जो आपको एफिशिएंट बना सके। ठीक वैसे ही जैसे आप अपनी डेस्क को पर्सनलाइज करते हो, आप इसे ऐसे अरेंज करते हो कि काम पर आप पूरा फोकस रहे और आप अपना बेस्ट दे सके। यही चीज सेट डिजाइनर्स सबके लिए करते हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल ऐसी ही एक कंपनी है जो इनोवेटिव वर्कस्पेस बिल्ड करने की कोशिश करती है, और इस काम के लिए वो लोग आईडीईओ को हायर करते हैं। P&G ने 10,000 स्क्वायर फुट इनोवेशन स्पेस बनाया है, जिसे द जिम कहा जाता है। उन्होंने इनिशिएटिव स्पेस भी बनाया है जहां फर्नीचर इजीली मूव किया जा सकता है, जहां कई सारे राइटिंग सरफेस और पोस्ट इट नोट्स है। ये सारी जगहें इस तरह से डिजाइन की गई है कि लोग साथ मिलकर काम कर सके। आपके ऑफिस में एक स्ट्रॉन्ग सेट डिजाइन होने से आपके एम्प्लॉइज की एनर्जी और मोरल बूस्ट होता है। इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक या ILM एक और कंपनी है जो साबित करती है कि सेट डिजाइन किस तरह से वर्क कल्चर को अफेक्ट करते हैं। ये कंपनी फिल्म डायरेक्टर जॉर्ज ल्यूकस की है। ILM फिल्म और स्पेशल इफेक्ट्स में एक इनोवेटर है। ये लोग इस बात के लिए फेमस है कि ये मूवीज के लिए नए विजुअल इफेक्ट्स डेवलप करने के लिए हमेशा रिस्क लेने को तैयार रहते हैं। ILM में एक बेहद फ्लेक्सिबल वर्क कल्चर भी है। कंपनी लोगों को पर प्रोजेक्ट के हिसाब से असाइन करती है, यानी एम्प्लॉइज का वर्कलोड हमेशा चेंज होता रहता है। ये डिपेंड करता है कि वो कौन सी मूवी पर काम कर रहे हैं। उनका ऑफिस कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो इस अरेंजमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सके। ILM के एम्प्लॉइज अपने वर्कस्पेस के हिसाब से चीजें मूव कर सकते हैं, जिससे टीम को जिस प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहे हैं और जब तक कर रहे हैं उसी हिसाब से वर्कस्पेस को अपनाने में हेल्प मिलती है। द केयर गिवर हमदर्द किस्म के होते हैं। ये सबकी जरूरतों को समझने की कोशिश करते हैं और आपस में एक भरोसा क्रिएट करते हैं। इसलिए कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए इनकी बड़ी जरूरत होती है। आपकी चॉइस को गाइड करने के लिए केयर गिवर्स सबसे बढ़िया होते हैं। यही वजह है कि ये हमेशा ह्यूमन पावर्ड इनोवेशन के सेंटर में होते हैं।
जरा किसी नर्स या डॉक्टर के बारे में सोचिए जो हॉस्पिटल में आपकी केयर करता है। ये लोग आपको ठीक करने के लिए अपनी सारी ट्रेनिंग, अपना सारा एक्सपीरियंस लगा देते हैं ताकि आपकी बीमारी पकड़ में आ जाए और आप जल्द से जल्द ठीक हो सकें। आपको कंफर्टेबल फील कराने के लिए ये अपनी पूरी कोशिश करते हैं। बेस्ट सेलर्स एक कंपनी है जो अपने कस्टमर्स को लेकर केयर गिविंग माइंडसेट रखती है। बहुत से लोग वाइन से परहेज करते हैं। जोशुआ वेसन बेस्ट सेलर्स के को-फाउंडर है। उन्होंने बेस्ट सेलर्स को एक ऐसा बिजनेस बनाया है जहां कस्टमर्स को बेस्ट वाइन खरीदने का एक्सपीरियंस मिलता है। वो चाहते हैं कि उनके कस्टमर्स को एक पर्सनल, इजी और फन एक्सपीरियंस मिले। बेस्ट सेलर्स $5 से $15 के बीच के रेंज में वाइन बेचती है। वाइन और विनयार्ड को समझने के कॉम्प्लिकेटेड मेथड को इन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया है। बेस्ट सेलर्स सिंपल एडजेक्टिव्स के साथ व्हाइट और रेड वाइन के लिए 4 कैटेगरी यूज करते हैं। एडजेक्टिव में फ्रेश, जूसी, सॉफ्ट और स्मूथ जैसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। ये सिंपल वर्ड्स वाइन के बारे में काफी कुछ डिस्क्राइब करते हैं, जिससे कस्टमर्स को कंफ्यूजन ना हो और वो अपनी चॉइस के हिसाब से वाइन चूज कर सके। बेस्ट सेलर्स ने कलर कोडेड आइकॉन्स क्रिएट किए हैं ताकि कस्टमर्स वाइन को पहचान सके। साथ ही ये लोग वाइन को पब्लिक के लिए इजी और कन्वीनियंट बनाने के लिए अपनी वेबसाइट भी यूज करते हैं, जहां कस्टमर्स लॉग इन करके एक क्विज के जरिए ये पता कर सकते हैं कि वो किस टाइप की वाइन एंजॉय करेंगे। बेस्ट सेलर्स में वीकली टेस्टिंग भी ऑफर की जाती है, जहां कस्टमर्स को अलग अलग टाइप की वाइन टेस्ट करने का मौका मिलता है और वो डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें कौन सी वाइन चाहिए। जोशुआ ने ये गोल बना लिया है कि लोग वाइन के नाम से दूर ना भागें बल्कि उसे एंजॉय करें। ये एक केयरगिवर की सबसे बड़ी क्वालिटी है, यानी अपने कस्टमर्स को बढ़िया से बढ़िया सर्विस देने के लिए कमिटेड रहना। केयरगिवर्स बताने में नहीं बल्कि दिखाने में यकीन करते हैं। ये कस्टमर्स को सर्व करने के लिए अपनी स्किल्स या एक्सपर्टीज दिखाने में विश्वास नहीं रखते, बल्कि इनका इरादा होता है सामने वाले को वाकई में हेल्प करना। यही वो चीज़ है जो कस्टमर्स के साथ भरोसा और कनेक्शन बनाती है। इससे एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनने में हेल्प मिलती है। द स्टोरी टेलर। स्टोरी टेलर अपनी स्टोरीज के जरिए टीम को साथ में लेकर आने का काम करते हैं। अपनी स्टोरीज शेयर करने के लिए ये लोग मल्टीपल प्लेटफॉर्म यूज करना पसंद करते हैं, जैसे वीडियोस, टेक्स्ट, एनिमेशन क्रिएट करके या फिर कॉमिक्स के मीडियम से। कई बिजनेस भी अक्सर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनिशिएटिव, हार्ड वर्क और इनोवेशन के बारे में कम्युनिकेट करने के लिए स्टोरी टेलिंग का यूज करते हैं। कंपनीज अपने कस्टमर्स, पार्टनर्स और खुद की स्टोरीज कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि स्टोरीज किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है। ये परसेड करने यानी राजी करने या मनाने का सबसे पावरफुल टूल माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि स्टोरीज ऑडियंस के साथ एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करती है। बिजनेस में स्टोरी टेलिंग के स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, जैसे एक्शन इंस्पायर करना, वैल्यूज शेयर करना, कोलैबोरेशन बिल्ड करना और अपनी टीम को एनकरेज करना। एक इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग का सीक्रेट है अपने गोल्स की जानकारी होना, यानी आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्टोरी का मकसद क्या है। गोल चाहे जो भी हो, पर आपके अंदर हमेशा सच्चाई होनी चाहिए। तो पहला सवाल आता है कि स्टोरी टेलिंग एग्जैक्टली स्टार्ट कैसे की जाए। तो जवाब है, आप भी वही करो जो स्टोरी टेलर्स करते हैं। स्टोरी टेलर्स अच्छे एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी होते हैं। इनके पास पूछने के लिए ढेरों सवाल होते हैं। ये क्यूरियस होते हैं। कुल मिलाकर इन्हें दूसरों की बात सुनना और जो वो बोले उसे इंटरप्रेट करना अच्छा लगता है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए, कई लोग कहानी की तह तक जाने के लिए इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। ये इंटरव्यू देने वाले से उसकी ओपिनियन जानना चाहते हैं और स्टोरी के सारे की पॉइंट्स का एक समराइज्ड वर्जन जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन अच्छे स्टोरी टेलर्स इसका एकदम अपोजिट करते हैं। ज़ेन सूरी एक IDEO एम्प्लॉय है जो ये काम बड़े अच्छे से करती है। वो जब इंटरव्यू कंडक्ट करती है तो उसके सवाल कुछ यूं होते हैं, आपको अपने मोबाइल सर्विस के बारे में क्या पसंद है और क्या नापसंद है, या कोई ऐसा इंसिडेंट बताओ जब आपके मोबाइल ने आपको धोखा दिया था। ये ओपन एंडेड टाइप के सवाल है जो जेन और इंटरव्यू देने वाले के बीच कम्युनिकेशन के चांस को बढ़ाता है, क्योंकि इन सवालों का जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। वो इंटरव्यू देने वाले को स्टोरी टेलर बनने में हेल्प करती है
कि वो अपनी बात एक स्टोरी की तरह शेयर कर सके। स्टोरी टेलिंग एक बड़ा ही नेचुरल तरीका है इंसान का दूसरों के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने का। इसलिए आप इसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक पावरफुल टूल मान सकते हो। यहाँ हम ऐसे 7 कारण बता रहे हैं जो आपको बताएंगे कि आपको अपने बिजनेस में स्टोरी टेलिंग क्यों यूज करनी चाहिए। पहला, स्टोरी टेलिंग क्रेडिबिलिटी बिल्ड करती है। जब आप अपनी रिसर्च के बारे में स्टोरीज बताते हैं तो अपने क्लाइंट्स की नज़र में आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे मान लो आप एक क्लाइंट मीटिंग अटेंड कर रहे हो, बेशक क्लाइंट को अपनी इंडस्ट्री में सालों का एक्सपीरियंस होगा, लेकिन फिर भी आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस भी तो मैटर करता है। स्टोरीज ये दिखाते हैं कि आपको अपना काम आता है। ये दिखाते हैं कि आप अपने एक्सपीरियंस की वजह से एक्सपर्ट हो। दूसरी चीज़, स्टोरी टेलिंग इतनी इफ़ेक्टिव होती है कि इंसान के अंदर पावरफुल इमोशंस जगा देती है और दूसरा टीम्स के बीच एक बॉन्डिंग क्रिएट करती है। स्टोरी टेलिंग लोगों को हंसा या रुला सकती है, लेकिन ये उनके एक्सपीरियंस पर भी डिपेंड करता है। जब लोग अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं तो साथ में वो इमोशंस भी शेयर करते हैं जो वो फील कर रहे होते हैं। स्टोरीज हमें साथ में हंसाती और रुलाती है और लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। तीसरी चीज़, स्टोरीज के मीडियम से हम कई बार ऐसे कंट्रोवर्शियल या अनकंफर्टेबल टॉपिक पर बात कर लेते हैं जिन पर आम तौर पर हम बोलना नहीं चाहते। आप स्टोरीज के जरिए ऐसे टॉपिक्स भी डिस्कस कर सकते हैं जो सोसाइटी में टैबू माने जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए IDEO में एक बार एक क्लाइंट मीटिंग थी। क्लाइंट अपने साथ एक आइस पिक लाया था। ये आइस पिक उसके लिए एक सिंबल था कि वो इस प्रोडक्ट के अंदर एक रिलायबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी और ट्रस्ट देखना चाहता है। इस आइस पिक की हेल्प से उसने अपना मैसेज IDEO की टीम तक पहुंचा दिया था। बिना आइस पिक के शायद वो कंफर्टेबल होकर अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाता, इसलिए उसने एक ऑब्जेक्ट की मदद से अपनी बात कहना मुनासिब समझा। चौथी चीज़, स्टोरी टेलिंग ग्रुप का नज़रिया कम्युनिकेट करती है, क्योंकि लोगों को किसी गोल की तरफ इंस्पायर करने के लिए सिर्फ फैक्ट्स ही काफ़ी नहीं होते। जो काम फैक्ट्स नहीं कर पाते, एक अच्छी स्टोरी कर लेती है। पांचवी चीज़, स्टोरी टेलिंग से हीरोज क्रिएट होते हैं। कोई प्रोडक्ट या सर्विस इनोवेट करते वक्त अक्सर हम भूल जाते हैं कि ये हम किसके लिए बना रहे हैं। स्टोरी टेलिंग इनोवेटिंग में आपके गोल को एक फेस प्रोवाइड करती है। ये आपको अपना मोटिवेशन जो किसी इंसान या उसकी ज़रूरत को लेकर है, उसे पूरा करने में आपकी हेल्प करती है। छठा, स्टोरी टेलिंग से हमें वोकैबुलरी ऑफ चेंज प्रोवाइड कराती है, जिससे आपको नए कॉन्सेप्ट और आइडियाज़ दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प मिलती है। खास तौर पर तब जब आप इनोवेशन को एनकरेज करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैल्कॉम ग्लैडवेल का टिपिंग पॉइंट कॉन्सेप्ट के लिए स्टोरी टेलिंग का यूज़ करते थे। और लास्ट में, अच्छी स्टोरीज आपको ऑर्गेनाइज्ड रहने में हेल्प करती है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपके पास ढेर सारी इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे कि टू डू लिस्ट, ईमेल और मैसेजेस। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ हैंडल करना और ऑर्गेनाइज्ड करना कई बार मुश्किल होता है, लेकिन अच्छी स्टोरी टेलिंग इस इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से हैंडल करती है। जो ज़रूरी है उसे ये और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से डिलीवर कर सकती है। कई साल पहले हमने फ़ोन पर किसी से क्या बात की थी, ये हम इजीली भूल जाते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स की सुनाई कोई स्टोरी हमें बड़े होने पर भी याद रह जाती है। क्यों? क्योंकि ऑथेंटिक और एंटरटेनिंग स्टोरीज आपकी विरासत का हिस्सा बन जाते हैं। अगर आपको इसे ठीक से इस्तेमाल करना आ जाए तो ये आपको अपना ब्रांड क्रिएट करने में हेल्प करेगी। कंक्लूजन। इस समरी में आपने इनोवेटर्स के 10 पर्सोनास के बारे में जाना जो शायद आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी मौजूद होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सनालिटी हो, ये रिजिड नहीं होते, बल्कि आपके अंदर एक ही टाइम में इनमें से कई पर्सोनास हो सकते हैं, और शायद आपके टीममेट्स के अंदर भी, जो अलग अलग मौक़ों पर आपको देखने को मिल सकते हैं। ये 10 पर्सोनास आपको और भी क्रिएटिव ढंग से किसी प्रॉब्लम को सोचने और उसे सोल्व करने में हेल्प करते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट पर्सोना वाले इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी लेवल हाई होता है और वो ओपन माइंडेड होता है। ऐसे लोग हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं और प्रॉब्लम को नए तरीके से देखने के लिए तैयार रहते हैं। ये बड़े गौर से ऑब्जर्व करते हैं, जो इन्हें प्रॉब्लम को अलग तरीके से सोल्व करने की कई अपॉर्चुनिटी देता है।
एक्सपेरिमेंटर को नई नई चीज़ें ट्राई करना पसंद होता है। ये प्रोटोटाइप करने के लिए अलग अलग अप्रोच, स्ट्रेटेजी और टूल्स यूज़ करते हैं। ये अपने आइडिया को स्केच, मॉडल, वीडियो या किसी भी क्रिएटिव मीडियम के जरिए एक्सप्रेस करना पसंद करते हैं। ये हमेशा अपने लास्ट आइडिया को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं। अब बात करते हैं क्रॉस पोलिनेटर। तो ये लोग एक वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स से यानी अलग अलग चीज़ों से सीखना पसंद करते हैं। ये आपको हमेशा आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए मिलेंगे और जो कुछ ये सीखते हैं उसे दूसरों से शेयर करना पसंद करते हैं। नए कनेक्शन बनाने और दो अलग चीज़ों के बीच पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने में माहिर होते हैं। ये एक आइडिया को दूसरे आइडिया पर अप्लाई करके देखते हैं, जिसके चलते इन्हें इनोवेटिव आइडिया, प्रोडक्ट और सर्विस की डिस्कवरी करने में हेल्प मिलती है। अब बात करते हैं हर्डलर की, जो कभी ना नहीं सुनना चाहते। ये हमेशा अपने रास्ते पर डटे रहते हैं और कोई भी रुकावट इनका रास्ता नहीं रोक सकती। अगर कोई एक तरीका काम ना आए तो ये कोई और तरीका ढूंढ लेते हैं। हर्डलर्स फ्लेक्सिबल और मजबूत होते हैं और ये खूबी आपके अंदर होनी भी चाहिए अगर आप इनोवेटर बनना चाहते हैं तो। कोलैबोरेटर कोच की तरह होते हैं। ये ग्रेट टीम बनाने में एक्सपर्ट होते हैं। इनके अंदर हर इंसान से उसका बेस्ट निकालने की क्वालिटी होती है। ये सबको साथ मिलकर गोल्स अचीव करने के लिए एनकरेज और सपोर्ट करते हैं। कोलैबोरेटर्स लोगों की स्किल्स और नॉलेज कनेक्ट कर सकते हैं। इससे इन्हें नए तरीके से सोचने में हेल्प मिलती है जो इन्हें और भी इनोवेटिव बनाती है। डायरेक्टर वो लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे से काम करते हैं। कोलैबोरेटर की तरह ही ये भी सबको साथ लेकर चलने में यकीन रखते हैं। डायरेक्टर जानते हैं कि उनके टीम मेंबर्स एक्सपर्ट्स हैं और जब भी टीम को ज़रूरत होती है ये फौरन मदद का हाथ बढ़ा देते हैं। ये बड़े गोल सेट करते हैं, अपनी टीम को उनके गोल्स अचीव करने में हर मुमकिन कोशिश करते हैं। एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट अपने कस्टमर्स को पॉजिटिव एक्सपीरियंस देने में फोकस करते हैं, जिसके लिए ये प्रोडक्ट, सर्विस, इवेंट और इंटरैक्शन का यूज़ करते हैं। इनका पूरा फोकस इस बात पर रहता है कि कस्टमर्स आपका ब्रांड और आपकी ऑर्गेनाइजेशन याद रखे। सेट डिज़ाइनर ऐसे एनवायरनमेंट और कल्चर क्रिएट करते हैं जो टीम की थिंकिंग, क्रिएट और इनोवेट करने की एबिलिटी को सपोर्ट करे। ये लोग सबको उनका स्पेस देने में यकीन रखते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि लोग तब और ज़्यादा प्रोडक्टिव और मोटिवेट होते हैं जब उन्हें पूरी फ्रीडम दी जाए। केयरगिवर का मेन फोकस स्टेक होल्डर्स के साथ भरोसा बिल्ड करने और रिलेशनशिप मेंटेन करने पर रहता है। आपके कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बनाने में केयरगिवर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। केयरगिवर्स आपको वो हमदर्दी और अटेंशन दिखाते हैं जो आप फील और अप्रिशिएट कर सकते हैं और ये चीज़ एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप बनाने के लिए बेहद ज़रूरी होती है। स्टोरी टेलर एक तरह से ब्रिज बनाने का काम करते हैं। ये बड़े ही एंगेजिंग तरीके से इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हैं। ये एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करते हैं, वैल्यूज़ शेयर करते हैं और लोगों के बीच एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करते हैं। इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन और इनोवेट करने का सबसे पावरफुल टूल है। तो इमेजिन करो अगर आपके पास ये 10 पर्सोनास हो तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते।